की मुझे अनुमति दें और वाजपेयी जी की अनुमति हो तो मैं मंच पर आमंत्रित करूं सर्वश्री शंभुनाथ जी अध्यक्षता करेंगे कार्यक्रम की। मुख्य अतिथि माननीय अमरीश कुमार जी, विशिष्ट अतिथि कनक रेखा चौहान जी। आइए, विशिष्ट अतिथि हैं आप हमारी। और डॉक्टर शोभा वाजपेयी जी विशिष्ट अतिथि, विशिष्ट अतिथि प्रज्ञा वाजपेयी जी और प्रोफेसर शैलेंद्र नाथ कपूर जी। मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आपको आमंत्रित कर रहा हूं। आप लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, उस युग में मैं छात्र हुआ करता था, विद्यार्थी हुआ करता था और स्वयं श्री रामकिशोर वाजपेयी जी जो पद्यानुवादित पुस्तक के लेखक हैं और पुस्तक का शीर्षक है अब के बिछुड़े फिर न मिलेंगे। वाजपेयी जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ या थोड़ी सी अपनी बात कह दें। आइए अपनी बात ही कह देते हैं। शोक गीत कि आप सभी को मालूम है, जिनको भी आप आमंत्रण पत्र मिला है उन्हें ये मालूम है कि टॉमस ग्रे की जो एलिजी, और एलिजी अंग्रेजी का शब्द है, इसकी व्याख्या में जाएंगे तो आपको और भी भाषाओं से इसका अंग्रेजी में आगमन हुआ है, एलिगॉस से। और उस विस्तार में न जाते हुए एलिजी का मतलब सीधे सीधे हम अगर हिंदी में समानांतर लें तो शोक गीत हुआ करता है और शीर्षक अब के बिछुड़े फिर न मिलेंगे। टॉमस ग्रे की विरचित जो एलिजी है वो रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, यानी ग्रामांचल में स्थित गिरजे के निकटवर्ती कब्रिस्तान में लिखा गया शोक गीत। शोक गीत देखिए, हम लोग साथ में रहते हैं, साथ में जीवन यापन करते हैं, हंसते खेलते हैं, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, लेकिन सान्निध्य तो सान्निध्य होता है। और किसी के विदा हो जाने के बाद वो सान्निध्य, उसमें जो अनुपस्थिति होती है, ये भी बात कही जाती है कि किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति का एहसास उसकी अनुपस्थिति ज्यादा कराती है। जब वो व्यक्ति नहीं होता है तब हमको उसकी उपस्थिति का महत्व महसूस होता है। और इसमें आप ये देखिए तो उस सान्निध्य, वो साथ साथ चलना, साथ साथ खेलना और साथ साथ जो पल बिताना होता है, उसमें एक शेर याद आया कि उन्हीं रास्तों ने जिन पर कभी तुम थे साथ मेरे, उन्हीं रास्तों ने जिन पर कभी तुम थे साथ मेरे, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हमसफर कहाँ है, तेरा हमसफर कहाँ है। तो ये एक शोक और दर्द, एक टीस ऐसी भरी हुई ये बात व्यक्त करने के लिए, उद्गार व्यक्त करने के लिए अपने आप में ये शेर मेरे ख्याल से काफी होता है। और ये भी देखिए कि जो बात कही गई है कि जो वो आप फिल्म का एक गीत सुनिए, अगर है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, तो अब दर्द के सुर में क्यों गाते हैं? दर्द की कोई वजह होती है ना।
वियोग होता है या किसी की स्थायी रूप से विदाई हो जाती है, तब हमें दर्द होता है ना। और our sweetest songs are those that tell of saddest thought, वो हमारे लिए सबसे मधुर गीत होते हैं, बात होती है, वो वर्ड्स होते हैं। और इसके अलावा ये भी आप देखिए कि वो आशंका जो एक बात कही गई कि द डिग्री ऑफ लव विद समवन इज मेजर्ड विद द फियर यू हैव टू लूज हिम और हर, ये बात भी। और इस पे एक शेर भी याद आया कि जा हमेशा को मुझे छोड़ के जाने वाले, जा हमेशा को मुझे छोड़ के जाने वाले, तुझसे हर लम्हा बिछुड़ने का भी डर सर होगा। ये गजल तो लंबी है, लेकिन हम अपनी बात अगर कहने लगेंगे तो शायद जो महत्वपूर्ण और ज्यादा मतलब की बात है वो पीछे रह जाएगी। इस लिहाज से हम अपनी बात को आगे ले चलते हैं। बहरहाल अब दुख का जो कारण होता है, महात्मा बुद्ध ने भी ये बात कही है कि अप्रिय का मिलना दुख का कारण है और प्रिय से वियोग दुख का कारण होता है। तो दुख की भी अपनी एक वजह है। यक्ष प्रश्न जब युधिष्ठिर से हुए तो उनसे पूछा कि दुख का कारण क्या है। उन्होंने कहा परदेश में ही दुख रहना दुख होता है, ऋणी होना दुख है। आप तो नाबार्ड में रहे, ऋण और उस अर्थव्यवस्था से आप भलीभांत परिचित हैं, लेकिन सभी लोग जब तक जो गॉड फियरिंग लोग होते हैं, सत्संग के बिखरे हुए मोती में मैंने पढ़ा कि जो ऋणी होता है और ऋण चुकता कर देता है उसको एक आत्मिक सुख मिलता है, आत्मिक सुख मिलता है। वो भले उसके बजट से वो तकलीफ से ऋण को चुकता कर रहा है, लेकिन जो सुख उसको मिलता है, जो एक सुख का अनुभव होता है, वो ऋण होने से। फिर यक्ष प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर से, सबसे बड़ा दुख क्या है? उन्होंने कहा सबसे बड़ा दुख तो वो दुख है कि पुत्र की अर्थी पिता के कांधे पे जाए। और महाभारत में जब भीष्म पितामह शरशैया पर थे तो शरशैया पर उनसे कृष्ण जी जाते हैं शाम को और पूछते हैं कि मैं आपसे कुछ प्रश्न करने आया हूं। भीष्म पितामह तो जानते थे कि कृष्ण तो स्वयं परब्रह्म है, तो उन्होंने पूछा वासुदेव मुस्कुराते हुए, प्रश्न करने आए हो? तुम मुझसे प्रश्न करने आए हो? कृष्ण भी समझ गए उनके इस कथन का मंतव्य, लेकिन कहा हाँ पितामह, तो भी आपसे प्रश्न करने आए। उन्होंने कहा करो, अच्छा पूछो। उन्होंने कहा दुख क्या है? एक संस्कृत के श्लोक में उन्होंने दुख की व्याख्या की कि वासुदेव जरा कष्टम, वासुदेव जरा अवस्था कष्टमय होती, वृद्धावस्था। वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्र शोक महाकष्टम, कष्टकार कष्टकम शुधा। भूख सबसे बड़ी कष्ट की बात है। जिंदा शरीरों की आवश्यकताएं दूसरी होती है। मृत शरीर को आप घाव कीजिए, जला देते हैं या फेंक देते हैं या डुबो देते हैं, उसको कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन जो जिंदा शरीर है शुदा, उनके लिए बहुत बड़े कष्ट का विषय होता है। बहरहाल sometimes you need a good cry to cleanse your soul. मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री अनिल भार्गव जी को, जो प्रकाशक हैं और जो इस पुस्तक मेले के आयोजक हैं, और मेरे मित्र भी हैं श्री मनोज चंदेल जी। कृपया मंच पर आए। आग्रह है तो आप आइए, सुशोभित कीजिए मंच को, आइए।
आसीन हमारे मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय और अन्य विशिष्ट अतिथि हैं, उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय। श्री शंभुनाथ जी को कौन नहीं जानता, रिटायर्ड आईएएस और उत्तर प्रदेश जैसे जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़े भारत के प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं। मुख्य सचिव रहने के साथ साथ जहां और भी रहे, इन्होंने अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। हम आपका स्वागत करते हैं। कौन नहीं जानता है आपको, हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष रहे और सबसे बड़ी बात है यही स्थान था, यही मंच था, लेकिन कार्यक्रम थोड़ा धार्मिक था। मैंने उस कार्यक्रम का भी संचालन किया था, वो हनुमत भक्तों का कार्यक्रम था। एक आपका परिचय ये भी है कि आप अनन्य हनुमत भक्त हैं, उपासक हैं। और इन्होंने एक किस्सा सुनाया था, संक्षिप्त रूप से अगर आप इजाजत दें तो मैं उसका बयान कर दूं। सुनाया कि जब लंका पर आक्रमण करना था और सेतु का निर्माण हो रहा था और नल और नील के छुए हुए पत्थर समुद्र में रीछ, बानर सभी लोग डाल रहे थे, तब राम जी ने कहा कि भाई मेरे नाम लिख लिख करके ये लोग पत्थर डाल रहे हैं और वो पत्थर तैर रहे हैं, लाओ देखें एक पत्थर मैं भी अपने हाथ से रखूं, देखते हैं उसका क्या परिणाम होता है। और आशातीत परिणाम हुआ। राम जी ने पत्थर उठाया और डाला अपने हाथों से और वो पत्थर तैरा नहीं, डूब गया। अरे वो तो सदमे में आ गए भगवान राम। लेकिन पार्श्व में हनुमान जी खड़े थे। उन्होंने कहा हनुमान तुमने देखा? उन्होंने कहा हाँ स्वामी मैंने देखा। तो उन्होंने कहा कि फिर ये ऐसा क्यों, मेरे नाम से तो पत्थर तैर रहे हैं और मेरे छोड़ा हुआ पत्थर को डूब गया। तो शंभुनाथ जी ने उसकी व्याख्या की, कहा हनुमान जी ने उत्तर दिया प्रभु राम आप जिसको छोड़ देंगे उसको तो डूबना ही डूबना है। तो ये प्रकरण शंभुनाथ जी ने सुनाया था और आज से कोई 10 वर्ष हो गए होंगे कम से कम, मुझे वो संस्मरण याद है। तो इस लिहाज से आपके बाकी सब परिचयों से जोड़ करके मैंने एक वो भी परिचय आपका इस समय उल्लिखित कर दिया। आगे मैं कनक रेखा चौहान जी, पहले मुख्य अतिथि जी का चर्चा कर ले, फिर अपने विशिष्ट अतिथियों का। बहुत अच्छी बात है कि ग्रामीण परिवेश में जो चर्च यार्ड है उस पर जब बात हो रही है तो नाबार्ड जो आपने बाकायदा इस चीज को समझ भी रखा है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी जिसको हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं, आप उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं और ग्रामीण चर्च यार्ड में ग्रामीण विकास के लिए, वित्तीय प्रबंधन के लिए, ग्रामीण अंचल के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, भारत को एक विकसित राष्ट्र, श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए आपने जो अपने युग में, अपने एरा में जो प्रयत्न किए हैं वो सराहनीय है। हम आपका स्वागत करते हैं। और आप पहले रिजर्व बैंक में रहे और रिजर्व बैंक से फिर नाबार्ड में, और सबसे बड़ी बात देखिए कि यूएसए, यूके, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, इजराइल, साउथ अफ्रीका, इटली, फ्रांस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी जैसे देशों का विचरण किया, रहे भी, सब कुछ रहा, विभिन्न संस्कृतियों का दर्शन किया और उसका अनुभव किया, लेकिन सबसे बड़ा अनुराग जो रखा वो हिंदी से रखा। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल।
बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न के दोष। आपका स्वागत है। कनक रेखा चौहान जी, ये इस तरह के जो कार्यक्रम होते रहते हैं, मैंने इनको बहुत पहले से अनुभव किया है। कनक रेखा जी सरोकार वाली व्यक्ति हैं, जिनको सामाजिक सरोकार है। वो चाहे जीव जंतु हो, पशु पक्षी या मनुष्य, मानव समाज को एक जो खुराक चाहिए होती है, वो जो साहित्यिक खुराक चाहिए होती है, उसके लिए आप सदैव प्रयत्नशील रहती हैं। मेटाफर जो लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल है, लिटरेचर फेस्टिवल, उसकी आप मैनेजिंग डायरेक्टर, शुरू से ही फाउंडर हैं, और आप विभिन्न आयोजन करती रहती हैं, और आपका सानिध्य मुझे भी मिला है। और ऐसी प्रतिभाओं को इन्होंने उजागर करने में, उनको प्रोत्साहित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। लखनऊ का आप एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। अब बात आती है डॉक्टर शोभा वाजपेयी। शोभा वाजपेयी जी बप्पा श्री नारायण वोकेशनल महाविद्यालय लखनऊ में अंग्रेजी विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष हैं। आपने 1989 में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में परास्नातक में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल हासिल किया, और 1996 में अमेरिकन स्टडीज रिसर्च सेंटर हैदराबाद से टीचर्स स्टडी ग्रांट प्राप्त कर लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 3 दशकों तक महाविद्यालय में साहित्य में शिक्षण कार्य किया तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रायोजित राजा राम मोहन राय पीठ की निदेशक रही। और सम्मान तो आपको इतने मिले हैं कि एक मेरे पास बड़ी लंबी सूची है। यूके से लेकर के नॉर्वेजियन और भारत के बहुत से सम्मान, हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे, ये नहीं लगता कि आप अवकाश प्राप्त हैं। ये बात अगर आप लोगों को अच्छी लग रही तो आपकी जो आपका समर्थन मिलना चाहिए वो एक ही माध्यम है, तालियां। तो परिचय बहुत संक्षिप्त दिया है क्योंकि आगे बढ़ना है। और इसके बाद डॉक्टर प्रज्ञा वाजपेयी। प्रज्ञा वाजपेयी जी को मैंने जब यहां पर देखा आते ही तो मैं समझ गया ये प्रज्ञा वाजपेयी। अब कैसे समझ लिया, ये एक बात ऐसी कि मुझे प्रज्ञा वाजपेयी जी के जो फादर इन लॉ हैं, उन्होंने ये बताया कि वो एनडीए में आप टीचिंग करती हैं, और उसमें तो हमने कहा तब तो पक्का जान लीजिए अनुशासन और चुस्ती दुरुस्ती, इन सब चीजों में जो सबसे आपको अव्वल दिखे वो प्रज्ञा वाजपेयी होगी। तो वो प्रज्ञा वाजपेयी को मैंने पहचान लिया। बहरहाल इनका परिचय अंग्रेजी में है, और यहाँ सभी प्रबुद्धजन बैठे हैं, आंग्ल भाषा से सभी का परिचय है। संक्षिप्त रूप से 4-5 लाइनें हैं, मैं उनका जिक्र किए दे रहा हूँ। डॉक्टर प्रज्ञा वाजपेयी, an alumna of Lucknow University and Banaras Hindu University, is an academic scholar, editor, poet, soft skill trainer, and assistant professor in the Department of English at National Defence Academy, Pune. She has over 500 poems published worldwide. She has published 2 books of poetry in 2021 and 2023, and has edited 5 books of creative writings to celebrate armed forces. All the writers featured in the books are veterans, serving officers, and their family members. Dr. Pragya Vajpayee is a recipient of the Chief of Naval Staff Commendation 2024 for her outstanding service to the institution. तो अब आप ये समझिए कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, तो उसमें आप अंग्रेजी का अध्यापन करती हैं और उन लोगों को ट्रेन करती हैं जो अनुशासन, दक्षता और प्रवीणता और चुस्ती फुर्ती और शौर्य और वीरता के मामले में
अभूतपूर्व स्थान रखते हैं, जो सरहद की और हमारी जो सीमाएं हैं देश की, उनकी रक्षा करते हैं, तो उनको कौशल देती हैं, उनको प्रवीणता देती हैं। ये है डॉक्टर प्रज्ञा वाजपेयी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। अब बात आ जाती है हमारे अमित भार्गव जी की। अमित भार्गव जी प्रकाशक हैं और इस पुस्तक के प्रकाशक हैं। प्रद्युम्न तिवारी जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। रामकिशोर वाजपेयी जी, आप अगर मंच पर आते तो और भी अच्छा होता। नहीं, होस्ट तो ओवल है, लेकिन पुस्तक के आप लेखक हैं और पद्यानुवाद आपने किया है, तो जिक्र किया है और उसमें जो चर्चा हुआ है उसमें ये भी बात आई है कि प्रद्युम्न तिवारी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जब इसके प्रकाशन की बात आई तो आपके पास ले गए और अमित भार्गव जी ने प्रकाशन की जिम्मेदारी ली। और सबसे अच्छी देखिए बात यह है कि हमारे निशंक मिश्र जी, जो लक्ष्मीशंकर मिश्र जी निशंक थे, लखनऊ के जाने माने साहित्यकार, और लखनऊ के हम कह रहे हैं तो इसका मतलब लखनऊ से सीमित नहीं है। वो जाने तो देश और विदेश में भी जाते हैं, लेकिन उनके नाम से जो प्रतिष्ठान है वो उसके प्रकाशक बने और प्रकाशन का कार्य अमित भार्गव जी ने किया, जो आपको सबको अभिवादन कर रहे हैं। और इनका स्वागत कीजिए कर्तव्यध्वनि से कि इतनी सुंदर रचना का आपने अनुवादन वो प्रकाशन किया। और मैं और प्रोफेसर शैलेंद्रनाथ कपूर जी, आपका परिचय जब मैं छात्र हुआ करता था तब आप प्रोफेसर हुआ करते थे लखनऊ विश्वविद्यालय के, और हमारा लखनऊ हिंदी वाङ्मय इन ये जो पुस्तक और पुस्तकों के प्रकाशन और उनको लखनऊ या लखनऊ के बाहर लोगों को प्रकाशित और प्रसारित करने के लिए आपने एक जो जिम्मेदारी उठाई है और संपादन का कार्य स्वयं श्री रामकिशोर वाजपेयी जी कर रहे हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। आप आचार्य हैं और हम जैसे लोगों को आपने शिक्षित किया है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और वाजपेयी जी आपको भी प्रणाम करता हूँ। आपने बहुत ही सुंदर कार्य किया है। मनोज चंदेल जी, जो लखनऊ और लखनऊ से बाहर जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से लोग आते हैं, मनोज चंदेल जी उन लोगों को, पुस्तक प्रेमियों को वो स्थान देते हैं ऐसे पुस्तक मेले का आयोजन करके। ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, जब छात्र हुआ करते थे उस जमाने के। आपने एक बहुत ही सुंदर कार्य किया है ये आयोजन करके पुस्तक मेले का, और उस आयोजन में भी ये समय आपने हम लोगों के लिए नियत किया है। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब बात मेरे ख्याल से मंच रामकिशोर वाजपेयी जी स्वयं कुछ अपनी बात कहेंगे पुस्तक के बारे में, इनसे भी प्रश्न किया जाएगा और इन्होंने ऐसा अनूठा कार्य किया है। हाँ, तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि गोपाल चतुर्वेदी जी के हम आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तो गोपाल चतुर्वेदी जी ने भी एक शब्द, एक बात कही जो मैं आपके सामने उल्लिखित करना चाहूंगा कि अनुवाद किया जाए। अनुवाद तब तक कसौटी पर खरा नहीं उतरता जब तक वो ये लगे कि ये अनुवादित है। अगर ये लगने लगा कि ये अनुवाद किया गया तो कसौटी पर खरा नहीं उतरता। मेरा कहने का तात्पर्य है, अगर अनुवाद ही पढ़ करके ये आपको सूचना न दी जाए कि ये कहीं का अनुवाद है और वो आपको लगे कि ये मौलिक रचना है, तब वो सटीक अनुवाद है। जैसे कि आपने आभार व्यक्त किया और पंडित सुरेंद्र शंकर अवस्थी जी का नाम लिया, जो बात करने के प्रिंसिपल हुआ करते थे, और उनको जब इन्होंने वाजपेयी जी ने सुनाई वो कविता और वो उसका ओरिजिनल फॉर्म और उसके बाद में रूपांतरित जो टेक्स्ट था, तो उनके मुंह से शब्द ये निकले, वाजपेयी कहीं ले गए हो, तो कहीं ले गए हो कह दिया
किया नहीं या कह पाए नहीं, प्रद्युम्न जी से बात हुई तो उन्होंने कहा हाँ, मतलब ये था कि मैदान मार ले गए, तो मैदान मार ले गए ये बात। और हमने वाजपेयी जी से कहा कि इसका मतलब उन्होंने कहा कि जो अनुवाद होना चाहिए था वो सटीक अनुवाद किया, तो वाजपेयी जी ने भी उसकी संस्तुति की। अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए सभी मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय और सभी अतिथियों को आमंत्रित करता हूं, कृपया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। बस उसके बाद कार्यक्रम बिल्कुल मिनट टू मिनट के हिसाब से होगा। कनक रेखा चौहान जी को शायद कुछ और भी व्यस्तताएं हैं और भी इंगेजमेंट्स हैं, तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। आइए दीप प्रज्वलित कीजिए। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। असत्य से सत्य की ओर चलने का हम संकल्प लेते हैं और अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर। और अब वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार श्री दयानंद पांडे जी का स्वागत, अभिनंदन। इस अवसर पर प्रमोद कुमार जी सपत्नीक पधारे हैं, उनका भी स्वागत। अरविंद चतुर्वेदी जी, मूर्धन्य पत्रकार शैलनाथ चतुर्वेदी जी के सुपुत्र। और एक बात ये कही गई है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन अब मैं जिन लोगों को पहचान पा रहा हूं उनका नाम भी लेते जा रहा हूं। अब और जिनका नहीं ले पा रहा हूं आप समझ लीजिए आपका भी नाम, आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है और हम आपको प्रणाम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंचासीन अतिथियों और प्रेक्षकों का स्वागत श्री अनिल मिश्र जी, डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र मिशन अध्ययन संस्थान के प्रतिनिधि करेंगे। सभी को प्रणाम। ऐसे तो संचालन महोदय द्वारा सभी का स्वागत किया जा चुका है, फिर भी आदेश है कि स्वागत आपकी तरफ से भी हो। हिंदी वाङ्मय निधि के तत्वाधान में राष्ट्रीय पुस्तक मेले के साहित्यिक पंडाल में आयोजित अब के बिछुड़े फिर न मिलेंगे पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के सभाध्यक्ष आदरणीय शंभुनाथ जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार एवं कुशल प्रशासक डॉक्टर शंभुनाथ जी ने जून 2007 में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन से अवकाश ग्रहण करने के बाद 1 जुलाई 2007 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष पद ग्रहण किया। मेरा सौभाग्य था कि आपके दिशा निर्देशन में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। लगभग 2 वर्ष आप वहां पे कार्यकारी अध्यक्ष रहे। आपके द्वारा किए गए कार्यों की अगर एक संस्मरण लिखा जाए तो पूरी किताब बन सकती है। अद्भुत कार्य क्षमता, हर कार्य के प्रति लगाव, बिना आपके अनुमति के कोई भी छोटा छोटा काम भी उसमें भी सलाह प्राप्त होती रहती है। ऐसे मनीषी साहित्यकार का स्वागत करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है।
आपका व्याख्यान जिसने भी सुना वह मंत्रमुग्ध हुआ। आपकी एक विशेषता यह भी है कि विषय पर केंद्रित ही व्याख्यान आपका रहता है। समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय अमरेश कुमार जी, जो कार्यकारी निदेशक नाबार्ड से सेवानिवृत्त हुए हैं, आपका भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन। समारोह की विशिष्ट अतिथि आदरणीय सुश्री कनक रेखा जी, आदरणीय डॉक्टर शोभा वाजपेयी जी, आदरणीय सुश्री प्रभा वाजपेयी जी, आप सभी का भी स्वागत और अभिनंदन। हिंदी वाङ्मय निधि के अध्यक्ष परम आदरणीय प्रोफेसर शैलेंद्रनाथ कपूर जी का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। अब के बिछुड़े फिर न मिलेंगे पद्यानुवादित पुस्तक के रचनाकार आदरणीय श्री राम किशोर वाजपेयी जी को का विशेष रूप से स्वागत एवं अभिनंदन। समारोह का संचालन कर रहे आदरणीय प्रेमकांत तिवारी जी का भी स्वागत है। इस विमोचन कार्य में श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी विद्वज्जनों का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं का भी हृदय से स्वागत है। पुनः मंचासीन अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। जय हिंदी, जय भारत। मनीष जी, आइए आप वाजपेयी जी से संपर्क कीजिए। और इस बीच शहनाज सिद्दरत जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। साहित्य और पत्रकारिता से उनका एक अरविंद जी भेंट करेंगे। अब मंचासीन अतिथियों को सुविनम्र भेंट। पौधे आपको और एयर प्यूरिफायर का ये काम करता है, वायु को शुद्ध करता है। ये पौधा बहुत ही सुंदर पौधा है। तो एक बार वाजपेयी जी शंभुनाथ जी को और दीजिए। वाजपेयी जी, एक अच्छा पिक्चर हो जाए, शंभुनाथ जी को आप दोबारा भेंट कीजिए। थोड़ा सा भाई रुका कीजिए 1 सेकंड के लिए, चित्र के लिए। हाँ, ये आइए। करतल ध्वनि से स्वागत हो। और प्रोफेसर शैलेंद्रनाथ कपूर जी को, अमित भार्गव जी को। और देखिए, ये एक ऐसा सुअवसर है कि जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के हमारे साथी आदर्श प्रकाश सिंह जी भी आए हुए हैं। स्वागत है आपका। और मैं क्या सादगी की चर्चा करूं, जस्टिस राकेश शर्मा जी भी पधारे हुए हैं। आपका बहुत विनम्र स्वागत है, हार्दिक स्वागत है जस्टिस राकेश शर्मा जी का। और श्रोताओं में बैठ गए ना, बहुत उनको इस बात की ख्वाहिश कि मंच का आना या कुछ ऐसी प्रसिद्धि या शोहरत, उनको अपने काम से काम। अब मैं आगे जो क्रम है वो विमोचित हो रही पुस्तक का परिचय और पृष्ठभूमि को बताने के लिए डॉक्टर प्रज्ञा वाजपेयी जी को सादर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर प्रज्ञा वाजपेयी जी जो एनडीए की है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, उनका आप स्वागत कीजिए और उनसे पुस्तक के बारे में चर्चा सुनिए। मान्यवर अतिथि, साहित्य प्रेमी और प्रिय मित्रों,
आज इस विशेष अवसर पर आप सभी के सामने खड़ा होना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि हम श्री राम किशोर जी द्वारा लिखी गई थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड के हिंदी अनुवाद का विमोचन कर रहे हैं। यह क्षण केवल एक नई पुस्तक का परिचय ही नहीं देता, बल्कि ये ऐसी कड़ी भी हमें दर्शाता है जो संस्कृतियों, भाषाओं और मानव भावनाओं के सदियों पुराने अनुभवों को जोड़ती है। कवि ने ये कविता 3 हिस्सों में लिखी है, जिसका कि पहला हिस्सा है, उसमें कवि बताते हैं कि एक शांत ग्रामीण दृश्य है जिसका चित्रण उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से किया है, जहाँ पे दिन का अंत हो रहा है और हलवाहा घर लौट रहा है। मवेशियों की धीमी धीमी आवाज और मीनार से उल्लू की ध्वनि वातावरण में काफी उदासीनता फैला रही है। कब्रिस्तान का एक दृश्य है जहाँ साधारण ग्रामीण लोग दफन हैं और प्रकृति के बीच में एक शांतिपूर्ण वातावरण के रूप में उसका चित्रण किया गया है। यह दृश्य जीवन की अस्थिरता पर चिंतन करने के लिए एक बहुत ही उपयुक्त पृष्ठभूमि बनाता है। इस कविता की इसका जो दूसरा हिस्सा है वो उसमें थॉमस ग्रे अपने ग्रामीणों के जीवन की सादगी के बारे में और उनके गुमनाम मृत्यु पर विचार करने के लिए उन्होंने उसका चित्रण किया है। यह इस बात पर शोध करते हैं कि उनकी परिस्थिति ने उन्हें महान बनाने से रोका, नहीं तो उनका कार्य भी किसी भी तरीके से छोटा नहीं था, लेकिन उनके जीवन में फिर भी गरिमा और नैतिकता थी। ग्रे ये संदेश देना चाहते हैं कि मृत्यु अमीर और गरीब देख करके नहीं आती, वो सबको एक समान कर देती है और सच्ची महत्ता बाहरी पहचान में नहीं बल्कि ईमानदारी और सच्चाई में है। यही जीवन का एक छोटा सा जो उन्होंने मैसेज देना चाहा है। उसके बाद उन्होंने कविता के तीसरे हिस्से में थॉमस ग्रे ने मृत्यु की अनिवार्यता और मृतकों के लिए छोड़े गए स्मारकों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे वो बताते हैं कि भले ही ये साधारण ग्रामीण समाज द्वारा भुला दिए गए हैं, पर उनके सरल शिलालेख उन्हें याद रखने का प्रतीक है। ग्रे ये स्वीकार करते हैं कि धन और प्रतिष्ठा न तो मृत्यु को रोक सकती है और न ही सच्ची स्मृति सुनिश्चित कर सकते हैं। ग्रे इस बात पर विचार करते हैं कि साधारण लोग भी मृत्यु के बाद याद किए जाने की आकांक्षा रखते हैं और यह छोटे स्मारक प्रेम और सम्मान का प्रमाण है और प्रतीक भी है। इस भाग में यह संदेश दिया गया है कि जीवन की सच्ची महत्ता भव्यता में नहीं बल्कि सच्चे रिश्तों और स्मरण में है, चाहे व्यक्ति का जीवन कितना भी साधारण क्यों ना हो। इस कालजयी रचना का हिंदी में अनुवाद एक ऐसा कदम है जो उसे लाखों नए पाठकों तक पहुंचाएगा। हिंदी जो हमारी समृद्धि और भावनाओं से भरी भाषा है, अब ग्रे की इस कृति का स्वागत करती है और हमें हमारे लोगों के अनुभवों और संवेदनाओं से भी जोड़ती है। यह अनुवाद हमें ये भी याद दिलाता है कि साहित्य अपने सभी रूपों में एकता और समझ की शक्तिशाली माध्यम है। एलिजी 2 प्रकार की होती है, एक तो व्यक्तिपरक जो किसी एक व्यक्ति की स्मृति में लिखा गया एक उल्लेखित गीत है, और दूसरा जो जन सामान्य परक जो कि किसी भी आम आदमी के जीवन के शोध में लिखा जाता है। थॉमस ग्रे ने अपने आप से अपनी इस कविता में एक प्रश्न किया था कि तेरा क्या होगा, तुझे कौन याद करेगा, तू चला जाएगा तो क्या किसी के जीवन में कोई फर्क पड़ेगा,
क्या कभी कोई भी ऐसा होगा जो तुझे याद करेगा? ऐसा उन्होंने कह के ये अपनी आकांक्षा व्यक्त की थी कि मुझे भी याद करने के लिए कोई तो उत्सुक होगा। तो एक दिन मुझे जानने के लिए जब कोई उत्सुक होगा तो वो ज़रूर यहाँ पर आएगा इस चर्चयार्ड में, और यहाँ पे किसी वृद्ध ग्रामीण से पूछेगा कि वो कौन था, कहाँ से आया था। तो वो वृद्ध ग्रामीण यही बताएगा कि हाँ, एक था कवि, वो यहाँ आता था, बैठता था, गहन अध्ययन करता था, और वो जो पत्थर यहाँ पे आपको दिख रहा है वो यहीं कहीं पे उसके नीचे दबा हुआ सो रहा है। तो अक्सर वो जो यहाँ पे घंटों बैठा करते थे और विचार करते थे उनके जीवन के बारे में, जो किसी को आज तक उत्सुकता शायद हुई भी हो तो हमें पता नहीं, लेकिन हिंदी में अनुवाद करके, इसका पद्यानुवाद करके श्री रामकिशोर वाजपेयी जी ने उनको अमर कर दिया, उनकी इस आकांक्षा को अमर कर दिया। और यह अनुवाद इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज कवि की कल्पना इस अनुवाद के माध्यम से साकार हो गई है और वाजपेयी जी ने उसको अमर कर दिया है। मैं अनुवादक श्री रामकिशोर वाजपेयी जी को हार्दिक बधाई देती हूँ, जिनकी निष्ठा और संवेदनशीलता ने ग्रे की मूल रचना की सुंदरता और सार बनाए रखा है। और उसकी खास बात यह है कि कविता को बड़ी लगन से उन्होंने उसको पद्य में अनुवाद किया। वे मेरे पिता समान ससुर जी हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा बहुत ही प्रेरणा दी और आज भी देते रहे हैं, लगातार दे ही रहे हैं। और मैं इस अवसर पर मेरी सासू माँ की भी एक बात यहाँ पे ज़रूर दोहराना चाहूँगी। कुछ दिन पहले उन्होंने बात करते करते ये बताया कि 1987 में पापा ने ये कविता का अनुवाद करना शुरू किया था और आज वो खुद 87 के हो गए हैं, तब उसका समापन हुआ है और उसका विमोचन हो गया है। बस इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आप सभी का कि आप उनके विमोचन में आए और उनकी कविता के अनुवाद को इतना सम्मान दिया। मुझे बहुत खुशी है यहाँ पे आके, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू। बहुत ही सुंदर ढंग से डॉक्टर प्रज्ञा वाजपेयी ने अपनी बात कही और मैं समझता हूं कि जो दो तरीके की एलर्जी की बात कही उन्होंने और वाजपेयी जी अगर उसको पसंद करें तो सहमति देंगे। मेरे ख्याल से जो सामूहिक एक एलर्जी की बात है, अगर वो अपने उस गीत को याद किया जाए जो लता मंगेशकर ने गाया है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, क्या आप देखें। और अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो वो भी गीत आप याद कर सकते हैं कि चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन से देश जहां तुम चले गए। तो अब इसके बाद विमोचन की बारी है। मैं अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय और आप सभी अतिथियों से निवेदन करता हूं कि कृपया पुस्तक का पद्यानुदित जो पुस्तक है अब के बिछड़े फिर न मिलेंगे पद्यानुवादित, उस पुस्तक का आप थॉमस ग्रे की विमोचन करें और ये एक सुंदर अवसर, थोड़ा और क्लोज हो जाइए आप लोग जिससे कि फोटो और भी बहुत अच्छा है। हमारे मीडिया के जो हमारे बंधु आए हुए हैं वो खास तौर से इसको कैद कर लेना चाहते हैं। सुंदर से सुंदर चित्र आपका प्रकाशित हो और प्रसारित हो विभिन्न टीवी चैनल्स में, सोशल मीडिया में और प्रिंट में, अखबारों में और पत्रिकाओं में। इसके लिए रत्नाकर मौर्य जी आप आगे आ सकते हैं, वहाँ बहुत से आसन खाली हैं, आ जाइए। और अब
मैं लेखक को बीच में बुलाया जा रहा है, एक चित्र और जो पद्यानुवाद किया है श्री रामकिशोर वाजपेयी जी, वो बीच में आ गए हैं। और अब जिन्होंने पुस्तक का अनुवाद किया, अब मैं उनसे चाहूंगा श्री रामकिशोर वाजपेयी जी कि कहां से उनको ऐसी प्रेरणा मिली और कहां से कैसे ये इतना दुरूह कार्य। गद्य में अनुवाद करना एक आसान काम होता है, वैसे तो अनुवाद ही अपने आप में एक दुरूह कार्य है। गद्य में करना तो भी आसान है, लेकिन किसी पद्य का पद्य में अनुवाद करना ये एक बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। कैसे आपने ये कार्य निभाया और जहां पर आपको जिस कृति के लिए आपको ऐसे ऐसे कमेंट मिले कि मौलिक लेखन जैसा लगता है या वाजपेयी कहीं रह गए हो, तो देखें भाई वाजपेयी जी का अपना कथन क्या है, विचार। सादर नमस्कार। अब के बिछड़े फिर न मिलेंगे, इस पर चर्चा तो करने के लिए हमारे विद्वजन यहाँ पर हैं। अगर मैं भी उसी पर चर्चा करने लगूंगा तो आगे चर्चा पर रह जाएगा, इसलिए मैं मात्र इसकी पृष्ठभूमि बताऊंगा। एक प्रार्थना है, मैं कृष्ण गुप्त जी ने लिखा था, हे ईश तुमने बहुपकार मुझ पर किए, उपहार प्रति उपकार में क्या तुम तुम्हें इसके लिए, क्या है हमारा सृष्टि में, प्रभुवर तुम्ही से तप बनी, वो है फिर तुम हम तुम्हारे वो फिरने। तो आगे भी कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, तो ईश्वर का रूप वही है। तो वास्तव में इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि बात था कि मैं अपने गुरुजनों को सम्मान देना चाहता था, और उन अपने गुरुजनों में ऐसे तो हमें कई हर पद पे गुरु मिलते हैं, यहाँ पर भी कई लोगों से हमने सीखा होगा, किंतु उन गुरुओं को विशेष रूप से याद करना पड़ता है जिनके कारण हमारा कहीं समाज में स्थान बना। आपका आदेश में बता दूं, जैसे जन्म लेते ही सबसे पहले माता गुरु होती है, उनको सम्मानित करना था। और उसके बाद जब मैंने संगीत शुरू किया तो पंडित भारतेंदु वाजपेयी, उसके बाद फिर पंडित ब्रजन किशोर वाजपेयी जिन्होंने लेखन विधा में आगे बढ़ाया, उसके बाद पंडित शैलनाथ चतुर्वेदी जी जिन्होंने हमको संपादन विधा में आगे बढ़ाया, और इसके पूर्व जिन्होंने घुटने के बल चलना सिखाया था आदरणीय ब्रह्मदत्त जी चोपड़ा, फिर लेखन विधा में जो प्रारंभिक शिक्षा जिन्होंने दिया था लक्ष्मी शंकर मिश्र जी निशंक और सुरेंद्र शंकर जी अवस्थी, जिनके विषय में आपने कहा कि वाजपेयी तुम कह रह गए हो। मैं कोई भी पहले संगीत पर जब लिखता था उनको सुनाकर ही प्रकाशन के लिए भेजता था, तब वो कहते थे तुम कह ले गए हो। और इसका जब मैंने अनुवाद किया तो उन्होंने सिर पे हाथ रख के कहा वाजपेयी तुम कह ले गए हो, तो मुझे लगता है कि झंडा गड़ गया है। तो वास्तव में इन लोगों की पुण्य स्मृति में उनको प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए, जिनकी वजह से आज मैं इस स्थिति में पहुंच सका कि इतनी क्लिष्ट एलर्जी का मैं वैसी ही भाषा में अनुवाद करने में समर्थ हो सका। इसका कार्यक्रम बहुत पहले बना था, गुरु पूर्णिमा पर बना था, सब था, लेकिन प्रभु प्रदत्त कुछ ऐसी इच्छा थी कि ये उस समय हो रहा है जब हम अपने पुरखों को श्राद्ध देते हैं, अपनी भावनाओं से नतमस्तक होते हैं। मैं समझता हूँ ऐसे तो गुरुओं के ऋण से कभी पूर्ण नहीं हुआ जा सकता, किंतु आज मैं मेरे पास शब्द नहीं है और बाकी उस पर चर्चा होगी, आप उनसे सुनेंगे। भावुक हो जाना ये इस बात का द्योतक है कि उस व्यक्ति का अपने गुरुओं से और जिनका स्मरण करके भावुक हो रहा है उनसे कितना लगाव है। बहरहाल
आगे हम बढ़ते हैं और उनके उस लगाव को प्रणाम करते हुए अब विदुषी विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शोभा वाजपेयी जी को आमंत्रित करता हूं पुस्तक के बारे में अपनी टिप्पणी को भी विश्लेषणात्मक टिप्पणी करने के लिए। आइए सादर आमंत्रित है डॉक्टर शोभा वाजपेयी जी का स्वागत करें करतल ध्वनि से। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मंचासीन अध्यक्ष जी को प्रणाम करती हूँ, मुख्य अतिथि जी को प्रणाम करती हूँ, गुरुवर कपूर साहब को प्रणाम करती हूँ, भार्गव जी को प्रणाम करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ। कनक रेखा चौहान जी को हेलो हाय नमस्कार करती हूँ। उनकी सुंदर मुस्कान ने इस माहौल को बहुत ही खूबसूरत बना दिया है। हमारे सामने बहुत ही विद्वान लोग बैठे हुए हैं। आदरणीय डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी बैठे हुए हैं, हमारे दयानंद पांडे जी बैठे हुए हैं, अभी महेश्वरी जी थे, प्रोफेसर वाजपेयी बैठे हुए हैं, आदरणीय मिसेस वाजपेयी बैठी हुई है। कुछ लोगों का मेरे मुंह में अनिल मिश्र जी बैठे हुए हैं, उनसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। बहुत सारे विद्वजन बैठे हुए हैं, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और जिनके नाम मैं अपने मुख से ले रही हूँ उनको प्रणाम करती हूँ, जिनके नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ उनको हृदय से प्रणाम करती हूँ। और सबसे पहले आदरणीय रामकिशोर वाजपेयी जी के लिए एक बहुत शानदार ताली बजा के उनका स्वागत करना चाहूंगी। ऐसा अद्भुत कार्य इन्होंने किया है, ऐसा अद्भुत कार्य इन्होंने किया है। जब पहली बार मुझे इनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मैं टॉमस ग्रे की एलिजी का पद्यानुवाद कर रहा हूं, तो मैंने कहा सचमुच? इन्होंने कहा हाँ। मेरा एक प्रश्न था कि क्या आप एपिटैफ का भी कर रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ। आपने कहा था आप एक प्रश्न का उत्तर देंगे, तो वो ये प्रश्न था जो मैंने इनसे किया। उसके बाद जब इन्होंने सॉफ्ट कॉपीज हमें भेजी, मैं तो दंग रह गई। और पद्यानुवाद करना कोई खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। कागज पर ये तीर चलाते शब्दों की झनकारों से, इतना आसान नहीं है। क्योंकि आप ट्रांसलेशन करते हैं टेक्निकल राइटिंग के लिए तो मुश्किल होता है, आप ट्रांसलेशन करते हैं लीगल राइटिंग के लिए तो मुश्किल होता है, लेकिन जब आप ट्रांसलेशन करते हैं पोइट्री का, और वो पोइट्री भी जब होती है क्लासिकल पोइट्री, न्यू क्लासिकल पोइट्री, वो पोइट्री या पोम भी जब होती है वो होती है ब्रिटिश पोइट्री, तो काम कितना मुश्किल हो जाता है ये कोई भी साधारण व्यक्ति समझ सकता है। लेकिन अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, अगर आपने साहित्य पढ़ा हुआ है, आपने ब्रिटिश साहित्य में आपकी रुचि है और आपने अगर ग्रे की एलिजी को टच भी किया है, तो आप समझ सकते हैं कि ग्रे की एलिजी पढ़ाना कितना मुश्किल काम है, पढ़ना कितना मुश्किल काम है, और उसका पद्यानुवाद करना। तो कैसे इन्होंने वो काव्य श्रृंगार लाए अपनी रचनाओं में, कैसे इन्होंने उसके थीम को संजोया। अभी हमारी पूर्व वक्ता प्रज्ञा वाजपेयी जी ने पूरी एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड को 3 भागों में बांट के रखा। हम उसका सबसे पहला पन्ना उठाते हैं जो आदरणीय वाजपेयी जी ने ट्रांसलेट किया है। मतलब जो ग्रे साहब ने लिखा कि द कर्फ्यू टॉस द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हार्ट बीट स्लोली ओवर द ली, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस। यहीं पे पोएम खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन जब पोएट लिखता है एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, जैसे ही उसने 2 शब्द उसमें ऐड किए, एंड टू मी, ही ट्रांसपोर्टेड अस टू अनदर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस। और वाजपेयी जी ने क्या किया, आप सुनिए उसको, पूरा नहीं पढ़ते, केवल उनकी भी 2-3 लाइनें ही पढ़ते हैं कि दिया कर्फ्यू ने पर संकेत, दिवस का है समीप अवसान, रंग आते पशुरंदों ने झूम, चरागाहे से किया बयान, पकड़ लिया हलवाहा पथ परिकान। जैसे उन्होंने लिखा वेरी वेग, ऐसी ट्रांसफर्ड एपिथेट है, कभी रास्ता नहीं थकता, हम थकते हैं। लेकिन पोएट ने ग्रे ने लिखा वेरी वेग, उसने ट्रांसफर्ड, और वाजपेयी जी ने और भी सुंदर कर दिया पथ परिकान। मतलब क्या एलिट्रेशन है, क्या एजोनेंस है, कैसा अनुप्रास चुना है, मजा आ गया एकदम। और बाद में वो लिखते हैं गया अपने पीछे वह छोड़, विश्व को तम और मम के पास। ये तो ग्रे भी नहीं लिख पाए, तम और मम के पास, उन्होंने लिखा लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी।
पक्षी एकदम उड़ने लगा। लेकिन जब वाजपेयी जी लिखते हैं, गया अपने पीछे वह छोड़ विश्व को तम और उमम के, तो ये तम और उमम आहा, जो भी साहित्य वाले हैं उनको समझ में आ रहा है कि कितना सुंदर अलंकार उन्होंने यूज किया, क्या उसमें एलिट्रेशन क्या है, क्या अनुप्रास एकदम मतलब दूसरे लेवल पे पहुंच जाते हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि ये पद्यानुवाद नहीं है, ये ट्रांसलेशन नहीं है, दिस इज अ ट्रांसक्रिएशन, एकदम ट्रांसक्रिएशन। इन्होंने दो संस्कृतियों को एकदम जोड़ दिया, और दो संस्कृतियों को ही नहीं जोड़ा, दो पीरियड्स को जोड़ दिया। बहुत अच्छी अभी बात उन्होंने कही कि आज द्वादशी है, पितरों का दिन है, बहुत अच्छा अवसर है जिस अवसर पे आज इस पुस्तक का विमोचन हुआ। ये भी शायद भगवान की इच्छा थी कि ऐसा होना चाहिए था। और हमारे पूर्व वक्ताओं ने बात की कि पैस्टोरल एलिजी है या पर्सनल एलिजी है। अब चूंकि ग्रे की एलिजी की बात हो रही है, तो एक्चुअली जिस तरह से शुरू होती है कि सांझ का दुदुल्का है और चरवाहा अपने घर जा रहा है, सभी के घर शाम होती है, हमें अपने घर ही याद आते हैं, हम अपने घर ही को भागते हैं। तो ये पेस्टोरल एलिजी, कैटल आ रहा है, लोइंग हर्ड, तो धीरे धीरे ऊपर से चल के जो कैटल आ रहे हैं, तो जो धीरे धीरे टिंकलिंग की आवाज होती है, इतना सुंदर एलिट्रेशन है। लेकिन जो वास्तविकता है, कविता को हमें कविता के रूप में ही समझना चाहिए। लेकिन जैसा कि पढ़ाया जाता रहा है, कविता पढ़ने से पहले कवि की जीवनी पढ़िए। जब कवि की जीवनी पढ़ते हैं, जब हम थॉमस ग्रे को एनालाइज करते हैं और उसके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो हमें समझ आता है ये एक्चुअली एक पर्सनल एलिजी है। ये चार दोस्त थे, थॉमस ग्रे, होरेस वॉलपोल और एस्टन और रिचर्ड वेस्ट। एटन यूनिवर्सिटी कॉलेज में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। ग्रे का चाइल्डहुड थोड़ा डिस्टर्ब था, थॉमस ग्रे का चाइल्डहुड थोड़ा डिस्टर्ब था, तो उनकी माता जी उनको लेके अपने साथ चली गई थी। और वहाँ पे उनकी माता जी जो थी डॉरथी अल्ट्रॉक्स, उन्होंने इनका एटन कॉलेज में एडमिशन करवा दिया, क्योंकि वहाँ पे उनके मामा जी, दो मामा जो थे वो वहाँ पे काम करते थे। तो उनके ट्यूटलेज, उनके पैट्रोनेज में ग्रे पढ़ने लगे। अब ग्रे पढ़ने लगे तो उस समय के जो प्रीमियर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, रॉबर्ट वॉलपोल के बेटे थे होरेस वॉलपोल, और रिचर्ड वेस्टन भी अर्ल थे। अब इन सब लोगों की दोस्ती हो गई कॉलेज में, और ये बड़े अपने आप को they used to put themselves into the fashion of singularity, कि हम बड़े विद्वान हैं, हमें हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, हमारी चॉइसेस ऑफ ब्यूटी बहुत अच्छी है, और ये बहुत अच्छा कर भी रहे थे। अचानक 20s में रिचर्ड वेस्ट की डेथ हो जाती है। जब रिचर्ड वेस्ट की डेथ हो जाती है, तो ये पोएम तब वो लिखते हैं, और लिखते हैं, हम बात कर रहे थे इसके फॉर्म पे कि ये पेस्टोरल है कि ये पर्सनल एलिजी है। तो उन्होंने लिखा था, जो पहला टाइटल था, स्टैंजास रिटन इन अ कंट्री चर्चा। वो एकांत में बैठे थे और रिचर्ड वेस्ट उनके दिमाग से उतर नहीं रहे थे। फिर उन्होंने यही टाइटल लिख के इसको होरेस वॉलपोल को भेज दिया। जब होरेस वॉलपोल के पास गई तो वो उसको छपवाने के लिए दे दिया। अब इन्होंने कहा अच्छा रुक चाहिए, लेट मी करेक्ट इट, लेट मी एडिट इट, और फिर उन्होंने एडिट किया, और उसका एडिटेड फॉर्म जो था वो एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चा। एक्चुअली ये ओड है, आई बेग पार्डन, ओड कैसे, क्योंकि ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, अराउंड 128 लाइन्स की पोएम है, और 4 लाइन के क्वेट्रेंस का उन्होंने प्रयोग किया है। हम टेक्निकल बात मात्र इसलिए कर रहे हैं और कुछ नहीं, कि जब वाजपेयी जी ने इसको को करने का बीड़ा उठाया होगा, तो उन्होंने हर एक पक्ष का ध्यान दिया होगा, एक एक पक्ष पे उन्होंने नजर डाली होगी कि भाई हम कौन सा काम करने जा रहे हैं। एक्चुअली कहना चाहिए तो इट वाज ए हरकुलियन टास्क, बहुत आसान नहीं था। और जब आगे बढ़ते हैं तो देखिए कितने सुंदर ढंग से वो इसकी कुछ लाइनें तो इतनी शानदार बन पड़ी हैं कि हाँ, beneath those rugged elm trees you tree shade, where heaps of turf in many molding heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlets। हम लोग रूड वर्ड का जब प्रयोग करते हैं तो रफ, नॉट पॉलिश, लेकिन एक्चुअली जो वो रूड वर्ड का जो प्रयोग उस समय कर रहे थे, थॉमस ग्रे जब कर रहे थे, वहां पे आते हैं। लेकिन वाजपेयी जी ने क्या कहा, वाजपेयी जी ने कहा कि गंवारू पुरखे पूर्वे बीच, इतना सुंदर है, पुरखे पूर्वे बीच,
जैसे ही आप रूट फॉर फादर्स ऑफ अ हैमलेट को मूर्खे कह देते हैं तो सम्मान की डिग्री और स्टैंडर्ड कितना बढ़ जाता है। मेरे ख्याल से हर भारतीय को ये बात, और आज पितृपक्ष में तो बहुत अच्छे से समझ में आ सकती है। और पढ़े जो सुक्त एक में एक, पढ़े जो सुक्त एक में एक, और वो कहते हैं रूट फॉर फादर्स ऑफ द हैमलेट। अब इसकी अगर हिस्टोरिकल एनालिसिस की जाए, आज तो हमने कर ली क्योंकि हम भारत में बैठे हुए हैं और हम इसके कितने 100 साल बाद इसके एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन जब ये लिखी गई थी तब भी समय जो था इतना आसान नहीं था। वो प्रिकर्सर ऑफ एंटीक्विटी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का काल था। इंग्लैंड में भी उस समय बड़ी भीषण स्थिति थी। फ्रांस के राजा ने सभी लोगों को कैद कर लिया था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गई थी। जैसे हमारे यहाँ किसान आंदोलन होते, किसानों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, मशीन युग का प्रारंभ हो चुका था। तो उस समय जरूरत थी कि हम इनको सम्मान दें, उनको सम्मान की जरूरत थी। वो रूट फॉर फादर्स नहीं थे, वो अनसिविलाइज्ड फॉर फादर्स नहीं थे, वो अन्नदाता थे, वो हमारे अन्नदाता। तो वो एक पीरियड था जिसमें इसको करने की जरूरत थी, और उन्होंने आज भी एक पीरियड है जिसमें वाजपेयी जी ने इस काम को किया। पूरी बुक उठा लीजिए, पूरी कविता उठा लीजिए, एक एक क्वेट्रेन, एक एक 4 लाइन की जो चौपाई है, ग्रे को उठा लीजिए, वाजपेयी जी की बातें शुरू कर दीजिए, अंत नहीं है, पूरी थीसिस लिखी जा सकती है। हर एक चीज पे, हर एक एस्पेक्ट पे, इसकी टेक्सचुअलिटी पे एक थीसिस लिखी जा सकती है, इसकी हिस्टोरिसिटी पे, हिस्ट्री के किस पीरियड में लिखा गया, तो आज कैसे लिखा गया, तब कैसे ये समसामयिक था, आज कैसे क्या समसामयिक है। तो बहुत ही विस्तृत कार्य आदरणीय आपने किया है। मैं आपके चरणों में थोड़ा एटीट्यूड वाली हूँ, लेकिन आपके चरणों में सचमुच साष्टांग प्रणाम करती हूँ। आपने केवल लखनऊ के ही इंग्लिश टीचिंग लर्निंग फ्रेटर्निटी के लिए तोहफा नहीं दिया है, उन बच्चों के लिए भी दिया है जो इसको पढ़ेंगे और कुछ सभ्यता सीखेंगे, कुछ संस्कृति सीखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। डॉक्टर शोभा वाजपेयी जी ने तो बड़े मर्म की बात कही, और वास्तव में वाजपेयी जी ने जो काम किया, ट्रेडिशन से ट्रांसफॉर्मेशन, परंपरा से परिवर्तन या कह लीजिए परिष्करण, उसके प्रतीक पुरुष हैं वाजपेयी जी। और गांव, शहर, संगीत, नाटक, साहित्य, क्या क्या नहीं इनमें समाया हुआ है। बहुविध, बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी, इनकी जितनी तारीफ की जाए एक बार करतल ध्वनि से वो स्वागत। और अब मैं एक पाठक के रूप में आदरणीय अमरीश कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पुस्तक के बारे में। आप भी जरा अपने विचार, अपनी राय साझा करें हम लोगों से। आदरणीय अमरीश कुमार जी। आदरणीय शंभुनाथ जी और मंच पे सभी सज्जनों और सामने बैठे हिंदी साहित्य के सभी पाठकों, मेरे लिए एक समस्या ये है कि मैं इस किताब के बारे में क्या कहता हूँ, क्योंकि एक कहावत है, गूंगे के गुड़ की भेली, गूंगे के मुंह में गुड़ डाल दो और डिस्क्राइब करो इसको। मैं आप लोग को इसी स्थिति में पा रहा हूँ। और जब वाजपेयी जी ने आदेश किया कि मुझे उपस्थित होना है तो उनको ना चलने की संभावना नहीं। ऐसे व्यक्तित्व है जिनको मैं करीब 40 साल से जानता हूँ, साथ में काम करने का सौभाग्य मिला, और नौकरी के दौरान, नौकरी के बाद मुझे याद रखना और उनकी कृपा है। और इस पुस्तक के बारे में जो कुछ बताऊँ कम हो। मुझे अपनी पुरानी दिनें याद आ जाती जब हिंदी साहित्य से मेरा परिचय मेरी दीदी ने करवाया, क्योंकि मैं तो साइंस का विद्यार्थी था। मेरी दीदी ने MA में हिंदी साहित्य में किया, और उनकी कृपा से बचपन से ही हिंदी साहित्य से जुड़ने का मौका मिला। उस समय आप सबको याद होगा, जो वरिष्ठ सदस्य हैं,
हिंद पॉकेट बुक की 1-1 रुपए की किताब आती थी और उसी के माध्यम से सभी साहित्यकारों को पढ़ा। लेकिन इस तरह के अनुवाद को जो मेरे ख्याल से मेरी अपनी समझ में मूल भावना से भी बढ़ के और इस देश के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से वाजपेयी जी ने किया है वो साधुवाद के पात्र है। और मैडम ने अभिजीत तरीके से इसको वर्णन किया, उसमें मैं क्या बताऊँ, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे लिए अभी भी गुरु की भेजी और मैं इन्होंने भेजी के मेरे पास ईमेल व्हाट्सएप किया था, तो एक एक पंक्ति पढ़ने में मैं काफ़ी समय लगता था तो समझने में। और वो अंग्रेजी में कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में और भारत के कॉन्टेक्स्ट में करने में बड़ा आनंद आया। वाजपेयी जी आपका और सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने मुझे समय को याद किया तो अपनी बात कहने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद आदरणीय अमरेश जी। और अब मैं कनक रेखा चौहान जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने विचार हम लोगों से साझा करें। कनक रेखा चौहान जी। भाई हम तो प्रोफेसर नहीं हैं, यहाँ सभी लोग बड़े बूढ़ी हैं तो हम कागज पे लिख के लाए हैं। नमस्ते and thank you so much for inviting me to this illustrious stage and platform. अब की पिछड़े फिर ना मिलेंगे, इसका अनुवाद वाजपेयी जी ने किया है। और मुझे लगता है कि जब पहले अरविंद जी ने मुझे भेजा तो मेरी पहली my first reaction was अद्भुत, इतना बढ़िया अनुवाद और वो भी पोइट्री में कोई कैसे कर सकता है। तब पूरा नहीं पढ़ पाए थे किसी वजह से हम, लेकिन heartiest congratulations श्री वाजपेयी जी on your remarkable translation of Thomas Taine's Elegy. You have perfectly captured the profound beauty and melancholy depth of the original work with such finesse and elegance. It is truly a testament to your literary skill and sensitivity. Most importantly, you have made this timeless masterpiece accessible to a very wider, enriching audiences, enriching the literary landscape. मैंने किताब का इंट्रोडक्शन पढ़ा है जो वाजपेयी जी ने लिखा है। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से किताब बच्चन जी को समर्पित की है स्मृति शेष में। और आपने लिखा है कि अनुवाद करते समय बच्चन जी द्वारा उमर खयाम की रुबायत का अनुवाद कहीं ना कहीं उनके अवचेतन मन में रहा होगा। और ये मलाल भी कि उनके रहते यह काम संपन्न न हो सका। कई बरस गुजर गए, किताब नहीं छपी थी। और फिर वही हुआ जो सदियों से होता आया है और अनवरत होता ही रहेगा। कोई भी रुका हुआ काम, और इसमें कोई लेशमात्र संदेह नहीं है, आप सब ये जान ले कि ये काम कैसे हुआ। कोई भी रुका हुआ काम न सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह से पूरा होता है और वो है पत्नी की धमकी। हमारे बीच लीला जी बैठी है यहाँ पे। ये किताब जिसका आज विमोचन है, चर्चा हो रही है कि बहुत बढ़िया अनुवाद है, बहुत अच्छी तरह लिखी गई है, लेकिन हम सब इससे वंचित रहते यदि आदरणीय लीला जी ने ये ना कहा होता कि मुझे लगता है कि इसे आप मेरे बाद ही छपवाएं। ऐसा ही है ना, ये किताब में आपने लिखा भी है, तो हम धन्यवाद देते हैं लीला जी को कि, और उनको, वो पत्नी के, वो तो शरीके हयात है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई पत्नी का रोल निभा नहीं सकती थी जो आपने यहाँ पे किया है। तो आज की शाम और ये किताब आप ही के नाम है। This accurate, any book's translation is accurate, and if it loses its essence in translation, then the work is not done. It has to be understood correctly without losing its original thought. Words or ideas from the English version may not have direct equivalence in Hindi, requiring creative interpretation. However, Vaajpayee ji has captured
the somber tone, the imagery, and the finer nuances of the original text. For instance, like Shobhaji just mentioned, the curfew tolls the knell of parting day, the lowing herd, buying slowly over the lea. The ploughman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. वाल्मीकि जी ने इसे लिखा, दिया कर्फ्यू ने जब अफसान, रंभाते पशु वृंदों को झूमते चरवाहों ने किया प्यार. कर्फ्यू टोल्स बेल ऑफ द पार्टिंग डे, वो इसे संध्या की घंटी, संध्या का वो समय, उसे भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको अलग तरह से इसलिए लिखा जिससे कि हम उसे संध्या की आरती न समझें, क्योंकि गिवन आवर इंडियन सेंसिबिलिटीज हम उस गोधूली बेला और शाम को जो मंदिर में घंटी बजती है उसको भी समझ सकते थे. तो इस भ्रम में वंचित कविता का मूल भाव लुप्त हो सकता था. या फिर उन्होंने आगे लिखा है, एक लाइन आती है इस कविता में, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, जिसे आपने लिखा, अटल शाश्वत वह घड़ी, अटल शाश्वत वह घड़ी ज्योति सबकी बाट समान, और ये प्रशस्ति के पल अंततः पहुंच जाते शमशान. जो कि यूं भी हो सकता था, विजय के रास्ते अंततः मृत्यु को जाते हैं. किंतु नमन आपकी लेखनी को कि आपने इसको अपने तरीके से लिखा और इससे हम कविता का असल रसा स्वागत कर सके विद इट्स एब्सोल्यूट इमोशनल. तो मैं एक बार फिर आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपकी इस अनुवाद करने से ये कविता हमारे बहुत से स्टूडेंट्स को खास तौर से और हिंदी भाषी लोगों तक पहुँच सकेगी. आप सबका बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए. नमस्ते. बीच में आ रहा हूँ कनक जी के बारे में एक धन्यवाद प्रकाश के लिए. ये हमारा लखनऊ पुस्तक माला में एक लखनऊ का एक निकला था तमाचों के ऊपर. वास्तव में ये कनक जी की प्रेरणा से हुआ था, जो उन्होंने हमारे प्रिय अरविंद जी से कहा था कि हमारा लखनऊ पुस्तक माला में सारी चीजें तब तक पूरी नहीं होगी जब तक इसमें तवायफों का जिक्र नहीं आएगा, इसलिए लखनऊ की तवायफों पे अवश्य लिखा जाए. तो इस पुस्तक के लिए ये हमारी प्रेरणा स्रोत थी. इसीलिए मेरी हार्दिक इच्छा थी कि इस कार्यक्रम में वो अवश्य आवे. उन्होंने पदार्थ के अनुग्रहित किया. धन्यवाद. और अब बारी है आदरणीय श्री शंभुनाथ जी की, जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं. अध्यक्षीय भाषण होगा. सम्मानित मंच को मेरा सादर प्रणाम. सम्मान के योग्य देवियों, सज्जनों और मित्रों, आपको भी मेरा सादर नमन. अभी अभी एक पुस्तक लोकार्पित हुई, अब के बिछड़े फिर न मिलेंगे. हिंदी साहित्य जगत समृद्ध हुआ. टॉमस ग्रे की एक प्रसिद्ध कविता का हमें हिंदी पद्यानुवाद मिला और ये पद्यानुवाद अद्भुत है, विलक्षण है, प्रशंसनीय है, सराहनीय है. आपने पूर्व वक्ताओं को सुना, विदुषियों को सुना और आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा अनुवाद कार्य इसमें हुआ है और कितनी अच्छी कृति निखर करके आई है. अब के बिछड़े फिर न मिलेंगे. वैसे मैं मानता हूँ कि कविता भाषा का अनुवादेय अंश होता है. पोएट्री इज अनट्रांसलेटेबल पार्ट ऑफ द लैंग्वेज. उसका गद्यानुवाद ही कठिन होता है, चुनौती भरा, और उसका पद्यानुवाद कर लेना सचमुच में
बहुत जोखिम भरा काम है, पर जैसा कि आपने सुना और निशंक जी कहते थे कि वाजपेयी तुम कर नहीं रहो, तुम कर नहीं रहो, तो वाजपेयी जी ने सच में कमाल ये कर दिया, ये चमत्कार कर दिया। ये पद्यानुवाद अद्भुत है, कहीं कहीं मूल से भी अधिक लुभावना और आकर्षक और मूल्यवान। शीर्षक भी आपने बहुत अच्छा रखा, अब के बिछड़े फिर न मिलेंगे। और आपकी इच्छा थी कि बच्चन जी को समर्पित करें, लेकिन तब मनुष्य की सारी इच्छाएं कहाँ पूरी हो जाती है। इन दिनों पुस्तक तैयार हो गई थी, बच्चन जी बीमार चल रहे थे और वाजपेयी जी ने लिखा है कि उस समय मैं शोकगीत बच्चन जी को नहीं देना चाहता था, उन पर कोई और भार डालना नहीं चाहता था। पितृपक्ष के मौके पर पुस्तक लोकार्पित हो रही है। अब के बिछड़े फिर न मिलेंगे। बच्चन की पंक्ति है, यह अंतिम बेहोशी, अंतिम मदिरा, अंतिम हाला है, बड़े प्रेम से पीना इसको, फिर न मिलेगी मनुष्य। एलजी का भी शायद संदेश यही है। जैसे बरसात में लौट जाती हैं सूखी नदियां, जैसे बसंत में लौटते हैं फूल, जैसे उत्सव में लौटती हैं परंपराएं, उमंग उल्लास, वैसे ही पितरों के स्मरण के पर्व में लौटते हैं हमारे पितर अपने आशीष के साथ। तो ये वो पर्व है जब पुस्तक लोकार्पित हो रही है और पुरखों को स्मरण किया जा रहा है। इस पुस्तक में वाजपेयी जी ने बड़े ही रचनात्मक कौशल के साथ पितरों को स्मरण किया है और विशेष रूप से अंतिम पृष्ठ पे उन्होंने उनकी स्मृति में कुछ पंक्तियां भी लिखी है और विशेष रूप से उन्होंने स्मृति शेष कैप्टन पिनाकी बोस को स्मरण किया है और अमित गट्टानी जी को स्मरण किया। अमित गट्टानी जी का एक संदेश भी इन्होंने लिखा है कि हम पिछले जीवन के संचित कर्मों को से जीवन प्रारंभ करते हैं और क्रियमाण कर्म उसमें जुड़ते रहते हैं और इन सब का बोझ लेकर हमारी आत्मा आगे के पड़ाव पर बढ़ती चली जाती है। जितने कर्म का बोझ हम इस जन्म में उतार सके उतना ही सामान लेकर हमें अगला जन्म, उतना ही कम सामान लेकर हमें अगला जन्म लेना होगा। बड़ी गंभीर बात है। और पिनाकी बोस जी ने एक कविता लिखी शायद अंतिम संदेश के ऊपर, जिसमें कहा आई शैल पास दिस वे बट वंस, मैं इस धरती पर सिर्फ एक बार आऊंगा। एनी गुड देयरफॉर दैट आई कैन डू और any kindness that I can show to anyone, let me do it now. Let me not neglect it, for I may never pass this way again. मैं आया हूँ जीवन में एक बार, जो भी मैं अपनी सहृदयता से कर सकता हूँ, जिसकी भी सहायता कर सकता हूँ, जो भी अच्छे कार्य कर सकता हूँ, कर लूँ, निकल लूँ फिर यहाँ से। शायद फिर से आना हो या ना हो। प्रियजनों को श्रद्धांजलि देते हुए जो रामकिशोर वाजपेयी जी ने
उनकी स्मृति में लिखा है, उसे भी मैं पढ़ना चाहूँगा। ज्ञात सबको नश्वर संसार, वही होगा जो लिखा लला विलार, किंतु जब होता परिजन शोक, तर्क सब हो जाते बेकार। देह पार्थिव पर जगता हो, सहा जाता है नहीं बिछोह, कोई कितना समझाए किंतु नहीं रह पाता मन निर्मोह। प्रियजन बिछुड़ते हैं तो फिर सारा जीवन दर्शन, सारा ज्ञान एक तरफ रह जाता है, और वो मोह और वो ममता जिसके धागों से, तानों बानों से हम जीवन में बांधे हैं, वो कहाँ छूटता है। उसके साथ तो जीना ही पड़ता है। अनुवाद के बारे में एक आध बात मैं और कहना चाहूंगा। वाजपेयी जी ने लिखा, और इसके लिए श्रीमती वाजपेयी जी को जो बहुत श्रेय मिलना चाहिए वो मैं भी श्रेय देता हूँ। और जो बात वाजपेयी जी ने लिखी है भूमिका में, कि उन्होंने पहले सन 1962 में 12 पद्यों का अनुवाद किया, और बात आई गई हो गई। फिर 1987 में वो बीमार पड़े, और रुग्णावस्था में उन्हें लगा शायद थॉमस ग्रे की स्मृति आई, और उन्हें लगा कि ये अधूरा कार्य उनको पूरा करना है। 11 दिनों तक अनवरत लिखते हुए उन्होंने इसको पूरा किया, और जो बात उन्होंने कही है उसे मैं पढ़ना चाहूँगा। हाँ, एलेजी के शेष अंशों के पद्यानुवाद की प्रक्रिया में मेरी कुछ विचित्र मन स्थिति भी बन गई थी। मुझको लग रहा था कि जैसे मैं स्वयं थॉमस ग्रे की प्रतिमूर्ति था। मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा। मुझको लग रहा था जैसे मैं स्वयं थॉमस ग्रे की प्रतिमूर्ति था, और मुझे उसके मन में उपजी हुई उस चीज की अनुभूति भी हो रही थी जिससे प्रेरित होकर उक्त एलेजी का सृजन किया होगा। कुछ अंशों के अनुवाद करने की प्रक्रिया में मैं सिसक कर रोया। तो अनुवाद ऐसे नहीं हुआ कि ये ट्रांसक्रिएशन हो गया, ये मूल सर्जना से भी अधिक, क्योंकि थॉमस ग्रे को उन्होंने अनुभूत किया। थॉमस ग्रे के जीवन को एक बार फिर उन्होंने जिया, और थॉमस ग्रे के दुख के साथ, पीड़ा के साथ वो हो गई। थॉमस ग्रे वस्तुतः एक दुखांत चरित्र। ईश्वर कुछ लोगों के भाग्य में, अदृश्य नियति कुछ लोगों के भाग्य में दुख ही दुख लिख देती है। शायद थॉमस ग्रे ऐसा ही था। उसके पिता एक्सचेंज ब्रोकर थे, और वो बहुत ही क्रूर स्वभाव के थे, और अपनी पत्नी को, डोरथी को वो बहुत सताते थे, और बचपन से अपने पिता के माँ के प्रति अत्याचारों को थॉमस ग्रे देखकर रोते रोते बिलखते बड़ा हुआ था। और उसकी माँ ने देखा इतना संवेदनशील बालक इस यातना या पीड़ा को देख रहा है, तो उसे मामा के यहाँ भेज दिया एटन, 8 वर्ष की उम्र थी उससे। और एटन में उसका जाना रचनात्मक दृष्टि से बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वहाँ पर उसे हॉरेस वॉलपोल से, थॉमस एस्टन से और रिचर्ड वेस्ट से ऐसी मित्रता हो गई जो क्वाड्रुपेड अलायंस करता था उनको। और आगे जीवन में जो घटनाएं इन्होंने देखी, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जी रहे थे, जो विलेज हैम्पटन और क्रॉमवेल का जिक्र उन्होंने किया, इसमें क्रॉमवेल का जिक्र जो हुआ है इसके एलेजी में, मैं बहुत संक्षेप में बताऊं कि गॉड द प्रोटेक्टर इंग्लैंड में लगातार किंगशिप रही है, क्राउन रहा है, राजे और रानियों का शासन रहा है। लेकिन 1649
एक ऐसा वर्ष था जब सिविल वार तूफान पर था और चार्ल्स फर्स्ट को, राजा को बुला करके छोटे से ट्रायल करके एक धारदार हथियार से उसके सर पे से धड़ को अलग कर दिया। जितने भी लोगों ने उस अपने राजा को इस प्रकार से मरते हुए देखा, वो सब के सब रो रहे थे। और उसके बाद लॉर्ड दी प्रोटेक्टर क्रॉमवेल आए। एक तानाशाह की तरह शासन किया क्रॉमवेल ने, बड़ी अच्छाइयाँ भी थी, अनुशासन बहुत था, लेकिन इंग्लैंड से कहते हैं कि एक मुर्दनी सी छा गई थी। स्पोर्ट्स बंद हो गए थे, क्लब बंद हो गए थे, लोगों का एक सामाजिक जीवन बहुत प्रभावित हो गया था। और क्रॉमवेल की मृत्यु जब हुई 1658 में, तो उसका बेटा जब नहीं संभाल पाया तो 1660 में जो रेस्टोरेशन पीरियड कहलाता है, चार्ल्स सेकंड को बुलवा करके उसके चार्ल्स फर्स्ट के बेटे को पेरिस से बुला के पुनः राज्य पर बैठाया गया था। तो इस क्रूर इतिहास को अपने सामने जो ट्रायल हो रहा था रेबल्स का, उसको, और अपने सामने उन्होंने जो मृत्यु देखी, पिता ने आर्थिक स्थिति परिवार की बिगाड़ दी, तो ये सारे जो दुख थे ये संचित रूप से ग्रे को मिले। इसलिए इस एलेजी के ट्रांसलेशन करने के बाद वाजपेयी जी ने जो लिखा वो मैं सुनाना चाहता हूँ। यद्यपि ये वाजपेयी जी के शब्द हैं, यद्यपि टॉमस ग्रे की एलेजी जैसी श्रेष्ठ रचना ने मुझको हिलाकर रख दिया था, तो अभी मैं स्वयं कविवर ग्रे के समान धरती के गोद में भाग्य और ऐश्वर्य से वंचित रहकर चिर निद्रा में नहीं जाऊंगा। मैं स्वयं कविवर ग्रे के समान धरती की गोद में भाग्य और ऐश्वर्य से वंचित होकर चिर निद्रा में नहीं जाना चाहूंगा, न ही मैं ग्रे की एलेजी का कोई अज्ञात पात्र बनकर कीर्ति वंचित मृत्यु भी चाहूंगा। आप उसमें प्रवेश किए, आपने ग्रे को जिया, लेकिन फिर उससे डिसोसिएट भी होने को किया, उससे अलग भी हुए और लगा कि वो मैं कहाँ चला गया। बच्चन ने भी एक शोक गीत लिखा है, काफी संग्रह के रूप में लंबा शोक गीत है। वैसे हिंदी में सरोज स्मृति निराला की बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें कन्ये में पिता निरर्थक था, तेरे हित कुछ भी कर न सका, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, दुखी जीवन की कथा रही। और बच्चन के जो दिशा निमंत्रण है पत्नी श्यामा की मृत्यु के बाद, उसकी शुरुआत भी सांझ की तरह से होती है। जग के विस्तृत अंधकार में, जीवन के सतसत विचार में, लो हमको फिर छोड़ चली है, दिन की मौन संगिनी छाया, साथी अंत दिवस का आया, साथी अंत दिवस का। बच्चन को भी आपने बहुत करीब से जिया है और आपने पुस्तक में अनुशंसा भी की है कि लोग कम से कम जो सुमित्रानंदन पंत ने जिस प्रकार बच्चन को एडिट किया है, संपादित किया है, वो संग्रह पढ़े, उनकी भूमिका पढ़े। बच्चन की बहुत सारी झलक मुझे मिली। उमर खयाम रुबायात मेरी भी बड़ी प्रिय पुस्तक रही है। बच्चन का अनुवाद भी मुझे बहुत प्रिय रहा है और एलेजी भी मेरी प्रिय कविताओं में रही है। एलेजी में आप सुन चुके हैं, इसलिए मैं दोहराऊंगा नहीं कि संध्या का वर्णन है और संध्या के साथ कवि कहता है कि ये अंधकार का जो साम्राज्य आया है वह मेरे साथ सारी दुनिया को और मेरे को तम के साथ छोड़ गया है, गया वह अपने पीछे छोड़ विश्व को तम और मम के पास। वाजपेयी जी चाहते तो लिख सकते थे
गया वो अपने पीछे वह छोड़ विश्व को तम और मेरे पास। लेकिन जो इन्होंने तम और मम के साथ जो रिदम मिलाया है वो बहुत अद्भुत है, प्रशंसनीय है। वो ग्रे इस कविता में छोटे छोटे लोगों के जीवन पर दृष्टिपात करता है कि वो छोटे छोटे लोग हैं जो इस समय सोए हुए, वो कृषक मजदूर थे, वो पेड़ काटते थे और उनका अपना छोटा सा जीवन था। और फिर ग्रे कहता है कि उनके let not ambition mock their useful toil, their homely joy and destiny obscure, nor grandeur herewith a disdainful smile, the short and simple annals of the poor। न इनके श्रम उपयोगी कृत्य महाकांक्षा के हो उपहास, घरेलू उनके मनोविनोद और क्या नियति नहीं आभास, घृणास्पद मंद हास के साथ सुने मत जो वैभव संपन्न, रही लघुतर इनकी इतिवृत्ति, रहे साधारण और उत्पन्न। ये छोटे छोटे लोग हैं और ये अपनी साधारणता में जी गए, इनमें कोई बहुत बड़ी आकांक्षा नहीं थी। और ग्रे ने अमर पंक्तियां लिखी, full many a gem of purest serene, the dark unfathomed depths of ocean bear, full many a flower born to blossom unseen and rest its sweetness on the desert air। न जान कितने ऐसे रत्न हैं जो समुद्र में, महासमुद्र में खो में पड़े हुए हैं, जिसके आभा को, जिसके सौंदर्य को किसी ने न देखा न सराहा। और कितने ऐसे फूल हैं जो बड़े संकोच के साथ सलज्ज होकर खिले। Many a flower born to blossom unseen, वो अदेखे थे और वो फूल संकोच के साथ खिले, लज्जा के साथ खिले, और उन्होंने अपने सुगंध को, अपनी मिठास को मनुष्य के अंदर में छोड़ दिया। मैं एक छोटी सी कहानी इसके साथ अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मैंने थॉमस हार्डी की एक नॉवेल पढ़ी, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, और उसमें एक लड़की है जो एल्डन हीथ में, छोटे से बस कहिए हीथ में, उजाड़ प्रदेश में रहती है। उसका नाम है यूस्टेसिया वाइल्ड। उसके अंदर एक प्रबल आकांक्षा है कि उसमें बहुत प्रतिभा है, लेकिन उसको प्रतिभा की अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिल रहा है। वो तड़पती थी कि पंख जो तुमने दिए हैं तो खुला आकाश खुले, और वो समझती थी कि ये खुला आकाश वो अगर एल्डन हीथ से बाहर निकल जाएगी तो पेरिस में शायद मिल जाए। वो पेरिस जाना चाहते थे अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए, अपने प्रतिभा की अभिव्यक्ति के लिए। पर होता क्या है, एक दिन क्लाइन नाम का एक व्यक्ति आता है एल्डन में, और पता चलता है कि क्लाइन पेरिस से ही आया। यूस्टेसिया उसको अपनी ओर आकर्षित करती है, विवाह करती है, और उसके बाद सोचती है कि ये उसे पेरिस ले जाएगा। लेकिन एल्डन हीथ ऐसी जगह है जहाँ किसी की इच्छा नहीं पूरी होती। तो वो व्यक्ति क्लाइन बताता है कि वह तो गांव वापस आया है, यहाँ स्थायी रूप से रहेगा और शिक्षण का कार्य करेगा। यूस्टेसिया के सामने वहाँ चूर हो जाते हैं, और क्लाइन जो सोचता है कि वो पढ़ाएगा, एल्डन हीथ में वो किताबों का इतना प्रेमी है, पढ़ते पढ़ते अपनी आँख खराब कर देता है और वो शिक्षक नहीं बन पाता। यूस्टेसिया सोचती अब कैसे, तो गांव के वान को इतना चलाने वाले को पकड़ती है कि तुम मुझे ले चलो भगा करके, मैं तुम्हारे साथ पेरिस भागना चाहती हूँ। योजना बनती है और एल्डन हीथ में यूस्टेसिया एक रात को चुपके से डिगोरी वैन के साथ निकल पड़ी। और वो रात जब
वो चुपचाप पलायन करती है तो इतनी जोर की हित में आंधी उठती है कि उस आंधी में इक्के का चलना मुश्किल हो जाता है। और अब एग्डन हित की सीमा आ गई है, एक पुल पार करना है, उसके आगे फिर पेरिस का रास्ता मिल जाएगा। उस पुल तक जब इक्का पहुंचता है तो तेज आंधी आती है और इनका गिर जाता है नीचे, चरमरा कर पुल भी टूट जाता है, यूस्टेशिया का निधन हो जाता है। वो उसके सपने पूरे नहीं होते हैं। यूस्टेशिया कहती थी, "Oh, reality of putting me on this inhospitable world, I was capable of much, but I am crushed and injured and blighted by things beyond my control." तो क्या निर्दयता है मुझे इस धरा पर लाने का। मैं कितनी प्रतिभा रखती थी, लेकिन मुझे उन चीजों ने क्रश कर दिया, कुचल दिया, चूर चूर कर दिया, ध्वस्त कर दिया, जो मेरे नियंत्रण से बाहर थे। तो छोटे लोग के दुर्भाग्य की बहुत सारी कथाएं इस एलिजी में बहुत तरह से गिरे विचार करते हैं कि कितने लोग हैं, कितने उनकी आकांक्षाएं होगी। कोई विलेज हैम्पटन होगा, कोई विलेज मिल्टन होगा, कोई क्रॉमवेल रहा होगा, कोई ऐसा शासक रहा होगा जो राजदंड से शासन कर सकता है, कोई ऐसा संगीतकार रहा होगा जो बहुत अच्छा गायक मतलब बजा सकता होगा, कोई उसमें सेलेस्टियल फायर से, देवाग्नि से प्रज्वलित ऐसी पवित्र आत्मा होगी जो भी वहां चली गई। और बड़े लोगों की महत्वाकांक्षाओं पर जो पंक्ति लिखी थी, बात ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। मैं अंतिम बात अपनी कह रहा हूँ कि the boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour, the path of glory, lead but to the grave. जितने भी व्यक्ति हैं बड़ बोले और पराक्रम के और तड़क भड़क के दिखाने वाले, जिनके लिए दिनकर ने कहा था कि इतिहास में तो इन्हीं लोगों का जिक्र है, अंधा चका चौंध का मारा क्या जाने इतिहास में जा रहा। गिरे कहते हैं उन सब की भी मृत्यु बाट जो रही है, और ये प्रशस्ति के पंथ अंततः पहुंचाते शमशान। The path of glory lead but to the grave. विश्व विजय का सपना सिकंदर ने देखा था, और जब सिकंदर विश्व विजय को चलने लगा, 20 वर्ष की आयु थी उस नौजवान की, तो उसने लोगों से पूछा कि चलने से पहले मैं किसी श्रेष्ठ जन से मिलना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा कि आप डायोजनीस से मिलिए। तो सिकंदर ने कहा उन्हें बुला लाया जाए। तो किसी वृद्ध समझदार मंत्री ने उन्हें कहा कि जीवन में जो भी श्रेष्ठ है उसे आदेश देकर आहूत नहीं किया जाता, बल्कि सम्मान पूर्वक वहाँ जाया जाता है महाराज। तो सिकंदर ने कहा ठीक है, मैं जाने से पहले डायोजनीस से मिल लूँगा। आपको कहानी मालूम होगी कि नदी के किनारे धूप सेकता हुआ संक्षिप्त वस्त्रों में डायोजनीस और सिकंदर, नौजवान सिकंदर मैसिडोनिया का राजा, उसने अपना घोड़ा सामने लगा खड़ा कर दिया और कहा मैं मैसिडोनिया का राजा सिकंदर। डायोजनीस ने कहा अच्छी बात है, यहाँ आप कैसे? तो मैं विश्व जीतने को निकला हूँ, मैंने सोचा उससे पहले आपसे मिल लूँ, ऐसा सलाह दिया गया। क्या अच्छी बात है, आप मिल लिए। तो आप क्या करेंगे? तो कहा कि मैं मतलब अपना रास्ता बताया कि मैं इराक जाऊंगा। डायोजनीस ने पूछा उसके बाद? तो ईरान जाऊंगा। तो डायोजनीस ने कहा उसके बाद? तो ईरान को जीतने के बाद अफगानिस्तान में जाऊंगा, उसके बाद फिर हिंदुस्तान जाऊंगा, उसके बाद चीन जाऊंगा, उसके बाद। तो देश बताता गया और डायोजनीस का प्रश्न वही था उसके बाद। आखिर में सारी दुनिया की यात्रा खत्म हो गई जीत की। तो कहा कि और इसके बाद? तब सिकंदर सोचने लगा, उसने तो अभी तक सोचा नहीं। तब उसने कहा कि इसके बाद तो मैं सोचता हूँ
कि आराम करूँगा निश्चिंत होकर के। तो कहा दार्जिलिंग ने फिर जो बात कही कि मेरे मित्र, अगर तुम्हारे जीवन का ध्येय आराम करना ही है तो इतना उपद्रव ठानने का क्या प्रयोजन? उतारा घोड़े से, देखो कितनी सुनहली धूप है तो कितनी ठंडी हवा बह रही है, मैं आराम से हूँ, तुम भी मेरे बगल में आओ, आराम करो। दार्जिलिंग ने के बात पर सिकंदर ने कहा कि मैं मैसेडोनिया का राजा सिकंदर जो ठान लेता हूँ उसे करता हूँ, इसलिए मुझे आपकी बात ठीक लगी, पर मैं विश्व विजय को नहीं करूँगा जैसा मैंने संकल्प किया। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैसेडोनिया का राजा एक फकीर से, एक दार्शनिक से पूछता है। तो दार्जिलिंग ने उत्तर दिया कि राजन, आपके घोड़े पर यहाँ रहने से वो जो सुनहली धूप हम तक आ रही थी वो रुक गई है, क्या आप मुझे मेरी धूप को वापस लौटा सकते हैं? और सिकंदर ने घोड़ा मोड़ दिया था। आप इस वर्णन को बर्ट्रैंड रसेल के हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी में पाएंगे, जहाँ उन्होंने कहा कि 5 शब्द दार्जिलिंग ने कहे थे, गिव मी माई लाइट बैक, मुझे मेरी रोशनी वापस कर। सिकंदर लेकिन विश्व विजय नहीं कर सका। कहानी आप सबको मालूम है, भारत तक आया तो विद्रोह सेना ने कर दिया, लौट गया तो मिस्र तक पहुंचा था, उसे मच्छर ने काट लिया और मलेरिया हुआ और उसकी मृत्यु हुई। यानी क्या कहानी का एंटी क्लाइमेक्स देखें, इस बड़े बड़े वीर जिसको नहीं हरा पाए उसको एक मच्छर ने पराजित कर दिया। और वो सिकंदर समझ गया उस समय इलाज नहीं किया मलेरिया का, तो उसने कहा कि ऐसा है कि जब मेरी अर्थी निकले तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना, ताकि लोग समझ सकें तो जो दुनिया को जीतना चाहता था वो खाली हाथ जा रहा। और दूसरी बात उन्होंने और कही कि अगर मैं सिकंदर नहीं होता तो दार्जिलिंग होना पसंद करता। आप पुनः ग्रेट की पंक्तियों पर आए कि पाथ ऑफ ग्लोरी लीड वन टू द ग्रेव। ये कहानी, ये एलेजी मृत्यु पर सबसे अच्छी कविता, विश्व की सबसे अच्छी कविताओं पर है, और मैं इस कहानी से जो संदेश मिलता है उसे बच्चन की पंक्तियों से समाप्त करना चाहूँगा, जो फिट्जरैल्ड ने उम्र की और बच्चन ने जो कहा कि अंतिम पंक्तियां, मैं समापन की पंक्तियां सुना रहा हूँ कि फिट्जरैल्ड का अनुवाद है, make the most of what we may yet spend before we do into the dust descend and dust into dust and under dust to lie, sans wine, sans singer and sans end। अनुवाद है बच्चन का, अरे अब भी जो कुछ है शेष भोग वह सकते हम स्वच्छंद, रात में मिल जाने से पूर्व क्यों कर ले जी भर आनंद, गढ़ेंगे जब हम होकर रात में तब फिर कहाँ बसंत, कहाँ स्वर्गार सुरा संगीत, कहाँ इस सूनेपन का अंत। तो जब तक जिंदगी है उसे पूरी शिद्दत के साथ, पूरी जोश के साथ, पूरे उमंग के साथ आप जिए। इस एलेजी का संदेश यही है। आपने मुझे सुना, मुझे मालूम है कि हम लोगों की जो समय सीमा है वो समाप्त हो चुकी है और इससे भी अधिक समय हम लोगों ने ले लिया, इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत जो है वो साधुवाद हमारे रामकिशोर वाजपेयी जी को, उनकी धर्मपत्नी को और यहाँ मंचस्थ जितने लोग हैं सबको, और आप सभी लोग जिसे स्नेह और धैर्य से सुन रहे थे उसकी मैं बहुत ही सराहना करता हूँ। और कोई भी वक्त
जो आप लोग जो श्रोता हैं, जो सुबुद्ध श्रोता होता है, वही वक्ताओं की आत्मा हुआ करते हैं। और आप लोगों ने बहुत उससे सुना। हिंदी वाङ्मय निधि परिवार आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। आज से 2000 साल पहले संत बल्लुवर ने तिरुकुरल में लिखा था कि संयोग का सुख जो है वो समुद्र के समान विस्तीर्ण होता है, लेकिन उससे भी अधिक विस्तीर्ण होता है वियोग का दुख। और उसी वियोग के साथ ये बात कही गई है। और मैं फिर से आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। हमारे जो हिंदी वाङ्मय निधि के डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी, मनीष अवस्थी जी और ज्योति अवस्थी जी, ये सब लोग जिस उसके साथ इन लोगों ने कार्य किया है। और विशेष रूप से हमारे श्री अमित भार्गव जी, जो कि इसके प्रकाश के जो पैकेजर्स के माध्यम से जो प्रकाशित हुई है, उनके सहयोग के बिना ये कार्य संभव नहीं था। बहुत बहुत आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर शैलेंद्र नाथ कपूर जी। और मैं धन्यवाद सबको दूं, इसके पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ डॉक्टर ममता पंकज जी से, जो लक्ष्य साहित्यिक संस्था से हैं। उनके कार्यक्रम का हमने लगभग 35 मिनट ले लिया है। और मैंने आयोजक जो मेरे मित्र हैं मनोज चंदेल जी, उनसे ये कहा है कि मेरा लिया हुआ समय उनको दे दीजिएगा, क्योंकि मेरे वो व्यक्तिगत मित्र हैं और मैं समझता हूँ मेरे आग्रह को स्वीकार करेंगे। एक समूह चित्र अंत में चलते चलते, और चाय के लिए आप सभी लोग इसके बाद आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रेमकांत तिवारी आप सभी से विदा देता हूँ और पुनः मिलने का इरादा रखता हूँ। आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद।